4 जून को नीट का रिज़ल्ट आने के बाद से उसके रिज़ल्ट पे काफ़ी बवाल हो रहा है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिज़ल्ट में गड़बड़ी हुई और कई लोग पेपर लीक की बात कर रहे हैं। उसके बाद नीट के अलावा यूजीसी नेट और कल सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम को स्थगित किया गया है। यूजीसी नेट कैंसिल होने एग्ज़ाम होने के बाद रद्द किया गया। लेकिन इन तीनों एग्ज़ाम में एक कड़ी है जो इन तीनों को जोड़ती है, वो है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जब से पेपर लीक का पूरा प्रकरण चल रहा है, हमारे पास लर्न टॉप के पास कई सारे मेल्स आए और कई स्टूडेंट्स ने कॉल किए कि कई और पेपर में गड़बड़ियाँ हैं, मतलब उन्होंने दावा किया। तो इसी में से एक पेपर होता है जो एनटीए कराता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। डीपीआईआईटी करके एक बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डीपीआईआईटी का एक पेपर है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइंस करके इस पोस्ट का नाम है। तो इसमें स्टूडेंट्स ने बोला कि एनटीए जो एग्ज़ाम कराता है इसी का ही, इसमें भी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो इसी एग्ज़ाम से जुड़े कई कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, तो उनसे बात करते हैं कि पेपर में क्या गड़बड़ी हुई, मतलब एक्चुअल में पेपर कब हुआ और मतलब पूरा प्रकरण क्या है। मेंस में कहा जा रहा है कि 3 बार मेंस एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद भी वो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है कि पेपर सही से हुआ होगा। तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अभिषेक राज है। अच्छा, अभिषेक, क्या है मतलब पूरा मेरे को आप स्टार्टिंग से बताओ, कब नोटिफिकेशन आया और पेपर क्या और क्या इशू क्या है मेन? हाँ जी, तो ये जुलाई 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू सीजीपीडीटीएम के अंदर एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस के लिए 553 पोस्ट की वैकेंसी आई। अब उसमें 3 फेज़ में एग्ज़ाम होने थे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। वो सबसे पहले क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया जाता है एग्ज़ाम कराने के लिए। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 3 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लेती है। अच्छा। पर उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं था वहाँ। मतलब एनटीए से पहले क्यूसीआई ने पेपर कराया है? हाँ जी, तो सबसे पहले क्यूसीआई को ही काम दिया गया था, पर वहाँ एग्ज़ाम के दौरान देखा गया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, प्रॉपर फ्रिस्किंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स थे वो कई लोग मोबाइल लेकर के अंदर जा चुके थे सेंटर के अंदर। सीटिंग अरेंजमेंट फिक्स नहीं था, तो कोई भी 2 कैंडिडेट आपस में बैठ करके और एक दूसरे से शेयर करके वो आंसर कर रहे हैं। जब ये सारी इरेगुलरिटीज़ क्यूसीआई के सामने आई, मिनिस्ट्री के सामने आई, तो 4 तारीख यानी अगले दिन 4 सितंबर को उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली और पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। और फिर उस समय बताया गया कि जल्दी ही बताया जाएगा कि आगे एग्ज़ाम कब होगा। तब क्यूसीआई के बाद ये काम एनटीए को सौंपा गया, मिनिस्ट्री ने ये काम एनटीए को दी। मतलब क्यूसीआई में पहले जब एग्जाम कराया तो उसमें गड़बड़ियाँ थी, जब वो सामने आई तो सरकार ने एनटीए को जिम्मेदारी दे दी। हाँ जी। अच्छा। अब एनटीए ने इस बात की पुष्टि करी 11 तारीख को, 11 दिसंबर को उन्होंने एक नोटिस निकाला कि ये जो एग्ज़ाम है वो पूरा का पूरा, यानी प्रीलिम्स से लेकर के पूरा का पूरा ये इंटरव्यू तक वो सारा एनटीए करवाने वाली है। अच्छा। अब ये 11 तारीख को नोटिस निकालते हैं, उसके बाद 16 तारीख को सिटी इंटीमेशन देते हैं कि कैंडिडेट्स 16 दिसंबर 11 दिसंबर को नोटिस आती है, 16 दिसंबर को सिटी इंटीमेशन देते हैं कि कौन से शहर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहली इरेगुलरिटी 16 तारीख को देखने को मिली कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के हैं, उन्होंने ऑप्शन अपना चूज़ किया था एग्जामिनेशन, जब उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उसमें 2 ऑप्शन था उनके सामने, एक बिलासपुर और एक रायपुर उन्होंने चूज़ किया था। उनके सिटी इंटीमेशन में दिख रहा है कि वो बिलासपुर में उनका एग्ज़ाम होने वाला है, पर वहाँ पे स्टेट का मेंशन नहीं है, और ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी और हिमाचल प्रदेश में भी है। 19 तारीख को जब उनका एडमिट कार्ड आता है तो वहाँ पे मंडी का एड्रेस दिख रहा है उनके एडमिट कार्ड पे, मंडी हिमाचल प्रदेश में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। नाउ दे वर शॉक्ड कि ये 2 दिन में कैसे अरेंज करते कि 21 तारीख को एग्ज़ाम देने जाएँ। तो 11 दिसंबर को नोटिस आती है, 16 को सिटी इंटीमेशन आता है 16 दिसंबर को, 19 दिसंबर को एडमिट कार्ड आता है, सेंटर चेंज मिलते हैं। तो वो कुछ कैंडिडेट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिनका बहुत मुश्किल था मंडी हिमाचल प्रदेश में जाकर के एग्ज़ाम लिखना, उनका एग्ज़ाम रह जाता है। 21 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाता है। अब इस वैकेंसी के लिए लगभग 90,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से मात्र एनटीए के द्वारा जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लगभग 34,000 ही कैंडिडेट शामिल हो पाए हैं। ये ग्रुप ए गैजेटेड की पोजीशन है, ये रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है। ये 2018 के बाद पहली बार 2023 में वैकेंसी आई है, और 18 से पहले 15 में हुई थी। मतलब कभी 3 साल, कभी 5 साल, कभी 6 साल, ऐसे कभी भी रैंडम वैकेंसी है। एज लिमिट है, कईयों के एज निकल रहे हैं। अब जिन लड़कों के प्रीलिम्स छूट गए उनका तो गया, वो आगे अब इस एग्ज़ाम को अटेंड। अच्छा, सेंटर क्योंकि इधर उधर दूर पड़ गया तो कई वो नहीं दे पाए। हाँ, 21 दिसंबर को एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद फिर 10 जनवरी को एनटीए ने इसका रिजल्ट निकाला प्रीलिम्स का। अच्छा। पर वो भी एक दिन में नहीं निकाला, 10 से लेकर के 15 तक वो रिजल्ट निकालते रहे। तो हमारा सवाल है कि जब 10 को आपने जिसका रिजल्ट निकाला तो उन्होंने डिसाइड कैसे किया कि मैं क्वालिफाइड हूँ
और दूसरा क्वालिफाइड नहीं है, कट ऑफ कैसे डिसाइड हुआ? जब आप 5 दिनों में रिजल्ट रिलीज कर रहे हैं, कईयों का रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, कोई 10 जनवरी को अपना रिजल्ट चेक कर रहा है, उसका रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, 12 को कर रहा है, रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, एनटीए को कॉल कर रहे हैं, एनटीए कह रहा है कि सब्र कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो 15 तक रिजल्ट क्लियर होता है। तो दूसरी इरेगुलरिटी की कट ऑफ डिसाइड कैसे किया इन्होंने? कट ऑफ नहीं जारी करी, कुछ कट ऑफ नहीं, कोई कट ऑफ नहीं है, और कैंडिडेट्स के मार्क्स तक भी नहीं है पब्लिक में। कुल 10,474 क्वालिफाई हुए थे। हाँ जी, ये एनटीए का उनका कहना है कि 10,474 जो है वो प्रीलिम्स देने के बाद मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे, जिनका एग्जाम 25 जनवरी को होना था मेंस का। ठीक है, 15 तक हो जाता है और उसके बाद 25 जनवरी को मेंस का एग्जाम होना है। पर एनटीए ने फिर से गलती क्या करी कि 25 जनवरी के एग्जामिनेशन में जो एडमिट कार्ड इशू किया उन्होंने, वो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक, यानी 24 तारीख की रात तक करेक्शन कर करके कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड इशू करते रहे। मतलब उसमें भी कुछ गड़बड़ थी? हाँ जी, उसमें हुआ ये था कि सबसे पहले इन्होंने जब 19 तारीख को एडमिट कार्ड दिया, तो 19 जनवरी को 2024 इस साल, उसमें क्या है कि इन्होंने सारे कैंडिडेट्स के प्रीलिम्स वाले एग्जामिनेशन सेंटर दे दिए। अब जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया वो श्योर्ड है कि उनका 25 जनवरी को जो एग्जाम है वो प्रीलिम्स वाले ही सेंटर पे है। पर ऑल ऑफ अ सडन एग्जामिनेशन से 3-4 दिन पहले इन्होंने करेक्शन करके दोबारा से एडमिट कार्ड इशू किया। अच्छा, अब वो पता कैसे चला? वो एनटीए ने पब्लिक नोटिस में नहीं निकाली है, वो कैंडिडेट्स के वर्ड ऑफ माउथ, मतलब आपके दोस्त को पता चला, वो अगले को बताया, वो अगले को बताया, और इस तरीके से कुछ टीचर्स के थ्रू, यूट्यूब किसी ने देख लिया होगा कि उसका सेंटर चेंज हुआ है, तो उसने फिर कहीं ग्रुप में डाला होगा कि मेरा सेंटर चेंज हो गया है, आप लोग भी देख लो। हाँ, सोशल मीडिया से पता चला कि ये एडमिट कार्ड में सेंटर चेंजेस हैं। अब एनटीए का कहना है कि ऐसे 1037 लगभग कैंडिडेट्स थे जिनका एग्जाम 25 जनवरी को नहीं हो पाया। उनके लिए एनटीए ने खुद डिसाइड कर लिया कि ये दोबारा से उनका एग्जाम लेंगे। 1037 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 10,474। हाँ जी। और कब ये ऑर्डर दिया? ये बताया 2 अप्रैल को बताया है। कोर्ट के नोटिस आने के बाद ये जानकारी दी है इन्होंने। अच्छा, इस बीच और भी कुछ हुआ है? वो क्या हुआ? इस बीच क्या हुआ कि जब ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये पहले इस पे हमने क्लैरिफिकेशन मांगा एनटीए से, एनटीए कभी कोई जवाब नहीं देती। आज तक एक भी ईमेल का जवाब एनटीए ने नहीं दिया है। हमने आरटीआई फाइल करी, उसमें जवाब आता है कि चूंकि प्रोसेस अभी चल रहा है, जवाब नहीं दे सकते ऐसे में। तो न वो हमारे ईमेल का जवाब दे रहे थे, न हमारे फिजिकल रिप्रेजेंटेशन का, न हमारे आरटीआई का। तो हम मजबूर हो गए, क्योंकि हमें दिख रहा था कि पारदर्शिता नहीं है पूरे एग्जाम में, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो कर रहे हैं वो मनमानी तरीके से कर रहे हैं, पब्लिक नोटिस नहीं निकाल रहे हैं। जब मन उनका करता है तो सेंटर चेंज कर देते हैं, जब मन करता है वो दोबारा एग्जाम ले लेते हैं। अब 25 जनवरी के जब एग्जाम हो गया तो हमें जानकारी मिली कि 2 फरवरी को कुछ कैंडिडेट्स को पर्सनल ईमेल गए हैं एनटीए से कि आप अपना ईमेल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और आपका 5 फरवरी को मेंस है। इसकी जानकारी पब्लिक नोटिस में नहीं दी गई। अच्छा, मतलब दोबारा उनने जो कैंडिडेट छूट गए मतलब एक तरीके से उनका मेंस लिया, लेकिन पब्लिकली नहीं बताया कि मेंस ले रहे हैं अभी तक। राइट। अच्छा, ठीक। राइट। तो ऐसे जिन कैंडिडेट्स को जिन्होंने ईमेल देखा वो इस एग्ज़ाम में शामिल हो पाए, जिन्होंने उनके कॉल अटेंड किए वो एग्ज़ाम में शामिल हो पाए। जो कुछ लोग जॉब करने वाले हैं, कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने कॉल अटेंड नहीं किया एनटीए का या अपना ईमेल नहीं चेक किया, उनका एग्ज़ाम फिर से रह गए, यानी 5 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर इनका डिसाइडेड था कि एग्ज़ाम लेना था तो पब्लिक नोटिस निकाल सकते थे, और वो बनता भी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम जब हमने पूछा कैंडिडेट्स ने एनटीए से कि क्या आप कोई दोबारा एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो आप लोगों ने मेल किया है क्या? हाँ जी, हमने मेल किया है, हमने ईमेल भी किया है, हमने फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी दी है। तो 3 तारीख और 4 तारीख को ईमेल जब हमने किया उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया। 5 को हमारे कुछ लोगों ने, कैंडिडेट्स जो हैं, वो जाकर के एनटीए से पूछा तो उन्होंने एडमिट किया कि हाँ दोबारा एग्जाम ले रहे हैं, सिर्फ उनके जिनके एग्जाम छूट गए थे। अच्छा। अब ये सीक्रेटली एग्जाम था, हो गया, तो हमने सवाल किया कि आपने नोटिस क्यों नहीं दी। तब 6 फरवरी को एनटीए एक नोटिस निकालती है कि कुछ कैंडिडेट्स का एग्जाम इन्होंने 5 फरवरी को ले लिए हैं, पर उस नोटिस का कोई मतलब नहीं बनता है फिर। ठीक है, तो पहला 25 जनवरी को मेंस हो जाता है, दूसरा 5 फरवरी को मेंस हो जाता है कुछ कैंडिडेट्स के लिए। अब ये सब के बाद भी जब हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे कि क्यों हुआ ये सब, तो एनटीए का उस पर कोई जवाब था ही नहीं, कभी नहीं हुआ। तब हम मजबूर हो गए कि हमें कोर्ट से अब इसका जवाब चाहिए। हम कोर्ट गए, हमने पहली पिटीशन डाली मार्च के महीने में, जिसकी हेयरिंग हुई 13 मार्च को। हमारी हेयरिंग होती है दिल्ली हाई कोर्ट में, और हेयरिंग में एक जो हमारा मतलब जो जजमेंट आता है उसमें कहा जाता है कि पिटिशनर्स को ये डायरेक्शन दी जाती है कि वो एनटीए को एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन दे 3 दिन के अंदर, और उसके बाद 3 हफ्ते के अंदर में एनटीए जो है उस रिप्रेजेंटेशन का रिप्लाई दे। तो हमने 15 मार्च को एनटीए को रिप्रेजेंटेशन दिया और 2 अप्रैल को एनटीए हमें उसका जवाब देती है। लेकिन जवाब देने से पहले एनटीए ने 26 मार्च को मेंस का रिजल्ट इशू कर दिया।
लेकिन 26 मार्च से पहले 24 मार्च को एक कैंडिडेट है जो हम पिटिशनर में से ही है, उसको कॉल जाता है एनटीए की तरफ से कि आप एनटीए जो नोएडा में एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ आइए, आपसे कोई बात करनी है। पर वो दिल्ली में नहीं था तो नहीं जा पाया। फिर दोनों के बीच में आपस में बात होती है और 28 मार्च को शेड्यूल होता है कि वो कैंडिडेट नोएडा एग्जामिनेशन सेंटर आएगा। ये वाली बात है ना, ये हाँ जी, कि एनटी के एग्जीक्यूटिव हैं अभिषेक नाम के, उनका कॉल जाता है उनके पास। हाँ। और नोएडा में ये सेंटर है सेक्टर 62 का, हाँ जी, है नहीं। और हाँ ठीक है, तो उनको बुलाया जाता है पेपर देने के लिए और उनसे कहा जाता है कि अगर आप पेपर नहीं देंगे तो एनटीए एब्सेंट मार्क कर देगा। जी, एब्सेंट मार्क कर है नहीं? देगा आपके रिजल्ट में। तो मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि एनटीए के एग्जीक्यूटिव का कहना था, जब इस कैंडिडेट ने पूछा कि मैंने 25 जनवरी को ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है तो मुझे दोबारा एग्जाम क्यों देना है, एनटीए ने कहा कि आपकी जो आंसर शीट है वो नहीं मिल रही है। मेंस एग्जाम में 2 पेपर थे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव था, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव था। एनटीए का कहना था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो आंसर शीट है जो फिजिकल कॉपी पे लिखना था, मतलब आंसर लिखना था उसमें। हाँ, आंसर लिखना था, क्वेश्चन जो था वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था। तो क्वेश्चन पेपर पब्लिक में आज भी नहीं है किसी भी एग्जाम का। तो उसकी आंसर शीट गुम हो गई है, ये एनटीए के एग्जीक्यूटिव जो अभिषेक थे उन्होंने बताया। अच्छा, इसलिए उनको दोबारा पेपर देना क्योंकि आंसर शीट गुम हो गई। हाँ, अच्छा। अब वो मजबूर था क्योंकि अगर वो नहीं लिखता तो उसके रिजल्ट में एब्सेंट लगा दिया जाता और अगर वो लिखता तो उसका आंसर उसकी आंसर शीट को इवेलुएट किया जाता। अब वो उस दिन 4 बजे से 7 बजे तक, शाम के 4 से 7 तक एग्जाम लिखता है डिस्क्रिप्टिव। और मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि उसको सेम जो पेपर 25 को मिला वो वही सेम पेपर मिला उसको। बिल्कुल, हाँ। उसको 28 मार्च वाले पेपर में वही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है एग्जैक्टली जो 25 जनवरी को दिया गया था सबको, इंक्लूडिंग हिम। उसने भी 25 को एग्जाम दिया था इससे पहले, और ये बात की पुष्टि करता है खुद से वो कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद उसके रिजल्ट में जब वो देखता रहता कई दिनों तक कि उसका रिजल्ट का क्या हुआ, तो उसके रिजल्ट में लिखा हुआ आता है रिजल्ट लेटर। अच्छा। कोर्ट केस के बाद एनटीए इस बात को एक्सेप्ट करती है कि ऐसे 239 कैंडिडेट्स थे जिनके रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुए। ये है रिजल्ट लेटर वाली बात, है ना? हाँ जी, ये 26 मार्च को इशू होता है सबसे पहले, जिसमें अप्रैल को 26 मार्च को सबसे पहले, अच्छा ठीक है, उस दिन रिजल्ट लेटर आता है। 28 मार्च को इस कैंडिडेट का एग्जाम लिया जाता है, तब भी यही दिखा रहा होता है। अच्छा। लेकिन फिर इसी दिन 26 अप्रैल को जब वो कैंडिडेट दिखता है तब भी उसका रिजल्ट लेटर ही दिख रहा होता है। अच्छा। इससे पहले 26 अप्रैल से पहले उस कैंडिडेट को ये मालूम था कि 26 अप्रैल जो था वो इंटरव्यू का लास्ट डेट था, इसलिए वो 22 अप्रैल को एनटीए ऑफिस जाता है एक लेटर लिख करके कि मैंने एग्ज़ाम पहली बार 25 जनवरी को दिया मेंस का, दूसरी बार 28 मार्च को दिया, इसके बावजूद मेरे रिजल्ट में रिजल्ट लेटर लिखा हुआ क्यों आ रहा है, मेरा आज तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो 28 मार्च की बात एनटीए ऑफिस वालों ने डिनाई कर दी कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जब कैंडिडेट ने सारी कहानी बताई कि किसका कॉल आया था, वो कॉल हिस्ट्री दिखाई, स्क्रीनशॉट दिखाया, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है इस बारे में हम आपको कल जानकारी देंगे। यानी 23 को 23 अप्रैल को कैंडिडेट जो है वो वापस से कॉल करता है एनटीए ऑफिस में। तब एनटीए ऑफिस की तरफ से कुछ शाम के 4 बजे उसको कॉल आता है कि आपका इंटरव्यू जो है वो 26 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, आप अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए और 26 अप्रैल को आप इंटरव्यू देने आइए। लेकिन अजीब बात यह है कि बिना उसका स्कोर कार्ड रिलीज़ किए उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब वो जो रिजल्ट लेटर एक तरफ दिख रहा है उसका स्कोर कार्ड, और दूसरी तरफ उसके पास इंटरव्यू कॉल लेटर भी इशू हो चुका है सेम डेट 26 तारीख को। वो लड़का उस दिन जाकर के, वो जो कैंडिडेट है वो 26 अप्रैल को इंटरव्यू देता है, और उस दिन आकर के वापस शाम को भी जब चेक करता है अपना स्कोर कार्ड तो उस स्कोर कार्ड में रिजल्ट लेटर ही दिख रहा था। अच्छा। यानी इंटरव्यू हो गया लेकिन रिजल्ट क्लियर उसका नहीं है। पर वो इकलौता कैंडिडेट नहीं है। एनटीए के अकॉर्डिंग ऐसे 239 कैंडिडेट्स थे जिनके रिजल्ट लेटर ही थे, पेंडिंग थे। अच्छा, ये ऐसा क्यों था? ये 239 कैंडिडेट्स, इसका जवाब एनटीए ने नहीं दिया कि ये 239 कैंडिडेट्स कौन हैं, इनका रिजल्ट अवेटेड क्यों है। और मतलब बिना कुछ के कैंडिडेट दिखाए थे क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, कुछ में नॉट क्वालिफाइड और कुछ में रिजल्ट लेटर, और रिजल्ट लेटर वाले 239 कैंडिडेट्स है। अच्छा। अब जो क्वालिफाइड थे उनको सीधा सीधा ईमेल के थ्रू कॉल लेटर चला गया था। जो नॉट क्वालिफाइड थे ऑब्वियसली उनको तो कोई कॉल लेटर नहीं जाएगा, पर रिजल्ट लेटर वालों को ईमेल के थ्रू कोई कॉल लेटर नहीं भेजा गया है, उनको सीधा टेलीफोन पे कॉल करके बोला गया है कि फलाने डेट को आपका इंटरव्यू है। मतलब कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, डायरेक्ट कॉल करके बोला जा रहा है। करेक्ट। तो उनको सीधा कॉल करके बताया गया। और
उनको बताया गया कि इस लिंक पे जाइए, इस वेबसाइट पे, यहाँ से आप अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए। चूंकि ये अनड्यू एडवांटेज था उन कैंडिडेट्स के लिए, तो उन लोगों ने न तो इस पे कोई सवाल किया, ना वो पब्लिक में आए, ना ही वो कोर्ट गए। तो वो ऐसे कैंडिडेट्स 239 में से कितने हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया, इसकी जानकारी आज तक पब्लिक में नहीं है। अच्छा, मतलब एनटीए ने पब्लिक डोमेन में बताया नहीं कि इसमें से कितने सेलेक्ट हुए, कितने सेलेक्ट नहीं हुए। राइट। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है ऐसी वर्ड ऑफ माउथ से, वो ये है कि लगभग 125 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं 239 में से जिन्होंने इंटरव्यू अटेंड किया है। अच्छा। उनमें से कुछ कैंडिडेट्स हमारे कांटेक्ट में ऐसे भी हैं जो अभी सामने नहीं आना चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू हुआ है जबकि उनके स्कोर कार्ड में रिजल्ट लेटर ही दिख रहा था। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, ये मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, ये मार्किंग स्कीम का भी कोई इशू आप लोगों ने था, ये क्या था, ये आप बताओ। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहसिन है। और सर ये मेंस में 2 पेपर थे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 सर OMR पे का था और पेपर गोला भरने वाला, मतलब बेसिकली। हाँ, बट वो ऑनलाइन ही था, कंप्यूटर पे ही था। अच्छा। हाँ, और पेपर 2 सर डिस्क्रिप्टिव था। जब हमारे पास कॉल आया था एग्ज़ाम से पहले कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमें कुछ रूल्स वगैरह बताए गए थे नोटिफिकेशन उसमें कि हमारा नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में। लेकिन जब हम बच्चे बैठे थे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तब वहाँ पे लिख के आया था कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो सर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। और पॉजिटिव मार्क्स -1 थे। पॉजिटिव मार्क्स 1 था और नेगेटिव नहीं था। और ये क्या चीज़ है, -1 मार्क पॉइंट? सर वो एडवाइजरी में था, जो -1 मार्क और -0.25 इनकरेक्ट आंसर है। सर वो एडवाइजरी में है। देन जब हम वहाँ पे गए तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है कि पॉजिटिव मार्क 1 है एंड देन नेगेटिव मार्क 0 है। अच्छा, तो दैट मीन्स सर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वहाँ पे बच्चों ने अपने अजम्पशन के हिसाब से एग्ज़ाम दिया। कुछ बच्चों ने ये सोचा कि नेगेटिव मार्किंग है और कुछ बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने एडवाइजरी के हिसाब से किया, और कुछ बच्चों ने ये सोचा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, Then- तो हाँ बताइए। जी, तो इस हिसाब से उन्होंने किया, तो सर कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो गया। और इस चीज़ के लिए भी सर मांगा गया जवाब एनटीए से। तो एनटीए ने ये बोला कि 260 सेंटर जो है सर, उन्होंने 260 सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था एनटीए ने। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि 260 सेंटर पे हम लोगों ने कॉल करके बताया है कि नेगेटिव मार्किंग है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे 0 मार्किंग दिख रही थी, इसलिए बच्चों ने उस हिसाब से भी एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पे जो दिख रहा था तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, या आप जो नहीं आता होगा नेगेटिव मार्किंग में छोड़ दोगे, ऐसे क्या करोगे, अटेम्प्ट कर दोगे, ये बोल रहे हो आप? राइट, क्योंकि हमने देखा कि स्क्रीन पे नेगेटिव मार्किंग 0 है, देन अटेम्प्ट कर लिया कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने एडवाइजरी के हिसाब से किया है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो उन्होंने छोड़ दिए क्वेश्चन। तो सर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है बच्चों में कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अच्छा, तो एनटीए को ये भी आप लोगों ने बताया होगा ना कि मार्किंग का भी इशू है, तो एनटीए ने इस पर कुछ कहा? जी क्या? बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि हमने 260 जो सेंटर है उस पे कॉल करके बच्चों को ये बता दिया, अपने जो भी उनके एग्जीक्यूटिव होंगे उनके द्वारा बता दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा। हालांकि आप हम में से किसी के पास भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है और कोई भी ऐसा बच्चा एडमिट नहीं कर रहा है कि ये नेगेटिव मार्किंग वाली कॉल आई है। हमारे सेंटर पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक और चीज़ मैं देख रहा था इसमें, क्या कहते हैं कि ये जो नेगेटिव मार्किंग वाला इशू है, तो जब मेंस वाला एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी वो चीज़ एज इट इज़ थी। आप बताओ सर। 25 जो जनवरी को एग्ज़ाम होता है उसमें ये नेगेटिव मार्किंग को मतलब ये होता है कि नेगेटिव है या नहीं है, इस पे डाउट था सारा। तो किसी ने पूरा एक अटेम्प्ट कर लिया, किसी ने छोड़ दिया, वो एडवाइजरी और उस चीज़ पे दिक्कत रही। एनटीए ने मान भी लिया कि हमसे ये गलती हुई है और हमने मार्किंग की कि हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे थे, हम आपको बता कुछ रहे थे, बट इन्होंने बहाना बनाया कि हमने ये ठीक कर लिया। कैसे ठीक किया कि जो अनाउंस करवा दिया था हमने हर सेंटर्स पे, चलो ये भी हमने मान लिया एक मोमेंट के लिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो सेम गलती सर जब उन्होंने री एग्ज़ाम ली है 5 फरवरी को, तब क्यों की? अच्छा, 5 फरवरी जो एग्जाम हुआ उसमें सेम मार्किंग वही थी? यस सर। अच्छा, कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट एडवाइजरी में नेगेटिव दिखा रहे हैं। और उसमें भी मजे की बात ये है सर, एक जगह तो -1 दिखा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग और एक जगह -0.25। अच्छा, तो उसमें भी बच्चा कंफ्यूज है कि क्या मतलब 0.25 है या -1 है या फिर है ही नहीं सर। तीन कन्फ्यूजन ये है। उसके बाद सर जैसे ये चीज़ें हुई है कि
आज की मोमेंट पे हमें नहीं पता कि उन्होंने कौन सी मार्किंग मानी है, कौन सी नहीं मानी। अब इसमें कुछ बच्चों ने तो पूरा अटेम्प्ट कर लिया, अब वो डाउट में है कि हमारा भाई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ पूरा अटेम्प्ट करना। और कुछ बच्चों जो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो उनको भी यही है कि हमारा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। एनटीए ने मतलब मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए? मार्क्स नहीं किए हैं सर डिस्क्लोज, और आज तक कोई भी सर आपका लॉगिन करो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, कोई भी पब्लिक में रिजल्ट नहीं आया सर। एक लिस्ट वगैरह आती है, कुछ भी सबसे पहला काम कोई भी एजेंसी ये होता है कि रिजल्ट देगी। नहीं, जैसे अब जैसे यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी प्री का के जो मार्क्स हैं वो मेंस के बाद जारी करता है, तो एनटीए ने ऐसा कुछ भी नहीं किया? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ है सर। ओनली मार्क्स उनके जारी हुए हैं जो फाइनल सिलेक्टेड हो गए। अच्छा। जो फाइनल जिसने इंटरव्यू दिया है उनके मार्क्स आए हैं, जिसने मेंस भी दिया है उनके नहीं आए हैं सर। प्री के तो मार्क्स आ चुके हैं सर, बट मेंस है उसका कोई मार्क्स नहीं आए हैं सर आज तक पब्लिक डोमेन में। अच्छा। और जो मेंस के बाद जो इंटरव्यू के लिस्ट कोई लिस्ट आनी चाहिए थी, वो लिस्ट भी नहीं आई है सर। आप इंडिविजुअल अपना लॉगिन करो और आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। तो इसमें सर आज मतलब एक ये होता है कि 25 जनवरी में आपने अनाउंसमेंट करवा दी, तो 25 फरवरी में कैसे आप 5 फरवरी को फिर आप क्यों रिपीट कर रहे हो दोबारा वही गलतियाँ? यस सर। और एक चीज़ और है सर कि इन्होंने जो रिजल्ट लेटर है रख लिया और पेपर 1 पेपर 2 में ये चीज़ें हो गई। आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि कट ऑफ कैसे डिसाइड कर ली। कट ऑफ क्या था सर, जो नोटिफिकेशन में भी है, मेंस एग्जाम के लिए नंबर ऑफ सीट्स से 20 गुना कैंडिडेट बुलाने थे। 5 गुना? नहीं 20 गुना सर। मेंस में और इंटरव्यू में 5 गुना? हाँ, इंटरव्यू में 5 गुना सर। तो आपने मेंस में बुला लिया, ठीक है 20 गुना, 10,000 कैंडिडेट्स आ गए उधर। अब 10,000 में से आपने जो 2500 कैंडिडेट थे, 2500, 2700, 2715, अब वो कैसे बुलाई जबकि आपने तो रिजल्ट लेटर दिखा रखा है। जब 240 बच्चे जो कि उसका 10% है सर, 10% बच्चों का रिजल्ट आपके पास है नहीं, तो आप कट ऑफ कैसे डिसाइड कर रहे हो? तो सर एक हमारी मेन चीज़ ये है कि जब आप पूरी चेकिंग नहीं हो रखी या आपकी गलती आ रखी है तो आप उसको एडमिट करो, उसको ठीक करो। या आपको इतनी जल्दबाजी क्या है कि आपको सारा ही प्रोसेस समअप एकदम बिल्कुल हैस्टी मैनर में पूरा समअप करके रख देना है, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, एक गलती को बार बार रिपीट करना है। जब हम पिछली जुलाई से जब ये नोटिफिकेशन आया सर, इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा, तो QCI ने और इसमें जो नोटिफिकेशन में CGPTM वाला बोला गया था कि 19 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सर। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से ये सितंबर में फिर कैंसिल हो गया, फिर ये आगे चीज़ बढ़ गई। फिर वही जल्दबाजी है सर, जल्दबाजी एक इशू है, फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी एक इशू है कि आप ट्रांसपेरेंट कहाँ हो। आप हमारे रिजल्ट है आप पब्लिक में ले आओ, पता चले कि मेरे साथ वाले ने जो दिया पेपर ये क्वालिफाइड हुआ या नहीं हुआ। मेरे को कुछ तो नॉलेज होना। अब कोई नॉलेज नहीं है, बस चीज़ें छिपाई जा रही है। अब हम पूछ रहे चीज़ें, जवाब नहीं दिया जा रहा। हमने सर कम से कम, मैं नहीं हूँ सर, कम से कम 1000 मेल्स उनके पास गए हैं सर, शिकायतें गई है, लोग वहाँ पे फिजिकल जाके आए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या बोला वहाँ पे जब आप लोग गए? सर पहली बात तो वो एंटरटेन ही नहीं करते सर आपको। वहाँ पे ना कोई सीटिंग है ना कुछ हो रहा है, आप खड़े रहो, मुश्किल से आपकी डायरी कर देंगे तो कर देंगे, वो भी उनकी बहुत बड़ी बात है सर कि डायरी कर दें तो कर दें। और उसके बाद आप किसी से मिलना चाहो तो सर है ही नहीं पॉसिबल, बहुत मुश्किल से। बट जैसे मैं 5 फरवरी को गया हूँ सर, तो 5 फरवरी में करीब मेरे को 3 घंटे वेट करने के बाद मिलने का मौका मिला था। उन्होंने वहाँ पे गलती मानी भी थी कि हमें, मतलब हमने ये पूछा था सर उसमें कि आपने किस रूल के अंडर आपने ये री एग्ज़ाम लिया है, अगर आपसे गलती हुई है तो दोबारा ले लो सबका, अगर आप एडमिट कर ही रहे हो। क्योंकि ऐसा भी हुआ है सर कि 25 तारीख में कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है बट उनके भी सेंटर चेंज थे, वो एट द मोमेंट भागे हैं सर। मेरे ही सेंटर पे इवन ऐसा हुआ कि सेक्टर नोएडा में सेक्टर 64 दे रखा है, वहाँ पे जाके पता चला कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो लोग भाग के आए 62। उनको ये नहीं पता अभी तक कि मेरा 62 में भी है या नहीं है। 1500, 2000, 5000 रुपये कैब वाले को दिए हैं, आए हैं, पैर पकड़े लोगों के, तब जाके उनको एंट्री मिली, और कुछ लोगों को एंट्री भी नहीं मिली सर। और जो ये हैस्टी है सर, अब ये एक चीज़ है सर जो मेरा बिल्कुल एक सॉलिड पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर ग्रुप A ऑफिसर है सर, बहुत बड़ी पोस्ट है, उसमें वो लोग होने चाहिए ना सर जो लायक हो। 90,000 ने फॉर्म भरा है, उसमें से आपने 2/3 लगभग 60,000 लोग तो दे ही नहीं पाए पेपर। तो क्या पता उसमें बहुत अच्छा कैलिबर वाला बंदा हो जो आपकी जल्दबाजी की वजह से नहीं हो रहा, अब वो प्री नहीं दे पा रहा, उसके बाद मेंस में दिक्कत आ रही है, और फिर मेंस में दिक्कत आ रही है, तो
जो क्रीम है या जो बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर वाले बंदे होने चाहिए थे सर्विसेज में, वो नहीं है। और जो अब बाई चांस इन्होंने अभी रिजल्ट निकाला है फाइनल सिलेक्टेड, अगर कुछ नहीं है दिक्कत, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है या री एग्जाम वगैरह कुछ भी होता है, तो अगर वो इतने डिजर्विंग है तो दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, आप लोगों ने हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की, तो उस वहाँ पे क्या हुआ है वो बताइए अभी तक। तो सबसे पहला जो हमारी पहले हियरिंग हुई थी वो 13 मार्च को हुई थी हाई कोर्ट में। मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगा कि उससे पहले हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे फरवरी के महीने में। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन हमने खुद ही विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि तब हम बहुत जल्दी में गए थे कि भाई ये उठाना मुद्दा बहुत ज़रूरी है ताकि स्टे लग सके उसी वक्त अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो। पर हमारे पास कुछ चीज़ें उस समय अवेलेबल नहीं थी, तो हमने विड्रॉ कर लिया था। तो एक उसके बाद हमने फ्रेश पिटीशन डाली थी DHC में, दिल्ली हाई कोर्ट में। 13 मार्च को हेयरिंग हुई है। और हमने 9 मार्च को वहाँ पे पिटीशन डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो 13 जस्टिस तुषार राव गिडेला, हाँ। तो ये ऑनरेबल जज ने जो उस दिन जजमेंट दिए, उसमें इनका ये कहना था कि पिटिशनर्स जो हैं 13 मार्च वाले में, कि पिटिशनर सबसे पहले रिस्पॉन्ड यानी NTA को अपना एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। NTA जो है हमारे ग्रीवांसेस को सुनेगी और उसके बाद डिस्पोज करेगी, और इस बात को NTA ने एक्सेप्ट किया कोर्ट में कि हाँ ठीक है वो सुन करके डिस्पोज करेंगे, यही इंस्ट्रक्शन था। तो NTA ने डिस्पोज कैसे किया? झूठ बोल करके। इन्होंने जो 2 अप्रैल को जवाब दिया उसमें झूठ कहाँ बोला? मार्किंग स्कीम को लेकर के। वो एक्सेप्ट करते हैं कि मार्किंग स्कीम में डिस्क्रिपेंसी थी, विसंगति थी उसमें, कि एडवाइजरी में कुछ और था और कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा था, लेकिन उसको फिक्स नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वहाँ पे 2 सेट ऑफ कैंडिडेट्स बनते हैं। एक वो जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग फॉलो करके अपने अटेम्प्ट्स किए, और दूसरे वो जिन्होंने नॉन नेगेटिव यानी जीरो नेगेटिव मान करके किया। तो अगर उनमें से किसी एक को कंसिडर किया गया इस पूरे इवैल्यूएशन में, तो दूसरा तो नुकसान में है ना। अब इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है कि इसका सोल्यूशन है फ्रेश एग्जामिनेशन। उसके बिना इसको करेक्ट किया ही नहीं जा सकता। पर NTA ने क्या किया? इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर किया और बस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया। अब चूंकि हम सेटिस्फाइड नहीं थे उनके इस जवाब से, तो हम मजबूर हो गए दोबारा पिटीशन डालने के लिए। हमने दोबारा से दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाला मई के महीने में, जिसकी सुनवाई हुई 10 मई को। 10 मई में जो वहाँ पे जब इरेगुलरिटीज़ की बात उठी, तो ऑनरेबल जज ने उसमें हमें एडिशनल एफिडेविट और एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए कहे कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जो उसमें से पिटिशनर में से मेंस क्वालिफाइड। ये एडिशनल एफिडेविट है जो हमने 10 मई के कोर्ट के बाद ऑर्डर के बाद हमने ये फाइल करी है। अच्छा, तो इसमें हमने इरेगुलरिटीज को एक लिस्ट सम अप किया है, क्या क्या दिक्कतें एग्जाम में हुई हैं, एग्जैक्टली चीज़ें हुई हैं शुरुआत से। और उसके बाद हमने इसमें कुछ और भी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी लगाए हैं। जैसे हमारे पिटिशनर में ऐसा नहीं है कि सब फेल्ड वाले हैं। हमारे पिटिशनर में वो कैंडिडेट्स हैं जो मेंस क्वालिफाइड हैं, वो भी कैंडिडेट हैं जो फाइनल में भी उनका नाम आया हुआ है। तो इसके प्रूफ भी हमें देने थे कि कौन से ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स छूट गया, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मेंस क्लियर हुआ। तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स भी हमने इसमें लगा रखी है। अब उसके बाद कोर्ट चली गई वैकेशन पे, समर वैकेशन पे। तो हमें जो डेट मिली 10 मई के ऑर्डर में वो थी 15 जुलाई की। पर ये फासला बहुत लंबा था, 1.5 महीने का। इस बीच हमें बहुत अच्छे से पता था कि NTA जो है वो पूरा रिजल्ट फाइनल कर देगी, रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये और आगे फिर फाइट करना। तो हमने एक अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई जिसकी हेयरिंग हुई 12 जून को। 12 जून को अर्जेंट एक एप्लीकेशन लगाई गई, इसमें हेयरिंग हुई। हाँ जी। इसमें क्या हुआ? तो इसमें जो NTA की तरफ से थे वो कोर्ट में आए ही नहीं। अच्छा, 12 जून को मतलब NTA के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे ही नहीं वहाँ पे, कोर्ट में नहीं आए। उनको जबकि नोटिस सर्व किया गया था एडवांस में। तो इस दिन क्या हुआ कि कोई सुनवाई नहीं हो पाई और एक नोटिस इशू किया गया NTA को, जिसकी डेट दी गई 21 जून कि 21 जून को, यानी कल, आज 22 को हम शूट कर रहे हैं, कल के दिन। तो कल के दिन ये हमारी हेयरिंग थी दिल्ली हाई कोर्ट में। पर कल बहुत ज़्यादा देर होने की वजह से, चूँकि ये कल पहली पूरी तरह से बहुत लंबी सुनवाई हो सकती थी, समय कम था, इस वजह से हमें एक अगली तारीख मिली है और वो है 3 जुलाई। वो रोस्टर बेंच के सामने है। तो इसकी सुनवाई जो अगली होगी वो 3 जुलाई को होगी। पर एक और चीज़ हमारे सामने आया जो हमारे पिटीशन में अब तक नहीं है, वो इंटरव्यू के बाद की स्टोरी है कि एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके साथ इंटरव्यू में भी ये चीज़ हुई है। यानी आपको हमने अब तक एक्सप्लेन किया कि प्रीलिम्स में क्या हुआ, मेंस में क्या हुआ, पर ये इंटरव्यू भी वहाँ छूटा नहीं है। वहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि एक कैंडिडेट जिसको 28 मार्च को कॉल लेटर, इंटरव्यू का कॉल लेटर इशू किया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि उसका इंटरव्यू 27 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। अच्छा। वो कैंडिडेट 26 अप्रैल को दिल्ली आता है,
कि 27 को अपना इंटरव्यू अटेंड करे। जो वेन्यू दी जाती है वो ओखला का एक होटल है जहाँ पे उसको बुलाया जाता है, सबका इंटरव्यू वहीं पे हुआ है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है उसको कि वहाँ कोई इंटरव्यू उस दिन नहीं हो रहा है, इंटरव्यू 26 अप्रैल को ही कंक्लूड हो चुका है। क्योंकि एनटीए ने अपने एक नोटिफिकेशन में ये भी कहा था कि 1 से 25 अप्रैल तक इंटरव्यू होने हैं। हाँ जी, इंटरव्यू से पहले जो नोटिफिकेशन निकाली थी इन्होंने, उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि 1 से लेके 25 तक इंटरव्यू कराए जाएंगे, पर इन्होंने 26 तक इंटरव्यू लिया। उसको बाद में ऑफिशियल नोटिस में इन्होंने इंक्लूड किया है कि 1 से 26 तक इंटरव्यू हुए हैं, पर 1 से सिर्फ 26 तक नहीं हुए हैं, ये गलत जानकारी है। इंटरव्यू के बाद जो इन्होंने नोटिफिकेशन दी वो गलत है, क्योंकि इन्होंने उस कैंडिडेट को 27 अप्रैल की इंटरव्यू शेड्यूल करी हुई थी, 27 को डिनाई कर देते हैं इसको। बीच में ही उन्होंने पता नहीं कब उसके इंटरव्यू कॉल लेटर में डेट जो है वो चेंज कर देते हैं। और वो इंटरव्यू कॉल लेटर जो इंटरव्यू की जो डेट है वो है 21 अप्रैल की। जब कैंडिडेट 27 को जाता है, तो जब होटल स्टाफ वाले मना करते हैं कि आज कोई इंटरव्यू नहीं है, तो वो एनटीए ऑफिस जाता है, वहाँ एक एप्लीकेशन भी लिखता है और अपना उसकी जो भी प्रॉब्लम थी वो बताता है कि 27 को मेरा इंटरव्यू था, तो मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया जा रहा। तो उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू आज है ही नहीं, चेक करो बढ़िया से। तो इसने दोबारा से इसने सोचा कि भाई मेरे तरफ से कोई मिसिंग तो नहीं है, अपने ईमेल्स वगैरह देखे, दोबारा से इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड किया, तो उसमें आ रहा है कि इंटरव्यू कॉल लेटर जो नया डाउनलोड हुआ उसमें 21 तारीख की डेट पड़ी हुई है। पहले जब डाउनलोड किया तो 27 अप्रैल था, बाद में किया तो 21 हो गया वो। हाँ जी सर। अब उसके बाद उसने बोला कि ये मेरी गलती नहीं है, मेरे इंटरव्यू कॉल लेटर मेरे सामने है, 27 को था। तो वो मना कर देते हैं, वो इसको बदतमीजी से, बड़े बदतमीजी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला, तुम क्या इतने दिनों से कान में तेल डाल के सो रहे थे। तो बोलता है इसमें मेरी गलती क्या है, आपने इंटरव्यू कॉल लेटर इशू किया था, मैंने डाउनलोड कर लिया। बोलता है इतनी जल्दी क्यों कर लिया था आपने। अच्छा, ये सवाल कैंडिडेट से किया जाता है। कैंडिडेट बहुत अपसेट था और उनको ये कहते हुए गया कि अब ये मेरी गलती से नहीं है, तो इसलिए आप इसके लिए लीगल एक्शन भी मैं ले सकता हूँ। और ये बोल करके वहाँ से जब गया, उसने गाड़ी पकड़ ली, क्योंकि इन्होंने साहब डिनाई कर दिया था। और ये लड़का बंगाल से आया था, वेस्ट बंगाल से। तो न्यू दिल्ली से वो 27 को निकल जाता है अपने घर के लिए। 28 को उसको एनटीए की तरफ से कॉल जाता है कि आप आ जाइए, 30 अप्रैल को हम आपका इंटरव्यू करवाएंगे। उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो 2 दिन का जर्नी है उसके लिए, पर फिर भी वो तैयार हुआ। 4 तारीख 30 अप्रैल को उसका इंटरव्यू फिर से शेड्यूल हुआ। इसके लिए एनटीए की तरफ से उसको ईमेल गया बजाबते, और वो भी हमारे पास है प्रूफ में। फिर 30 अप्रैल को आने के लिए जब उसने गाड़ी पकड़ी, आनन फानन में कोई ये तत्काल टिकट वगैरह ले करके, उसकी गाड़ी 7 घंटे लेट हो जाती है। तो फिर वो जैसे तैसे करके सोचा कि ठीक है अटेंड कर लेगा। वो जब कानपुर पहुंचा तो तब दोपहर हो चुके थे, गाड़ी उसकी 7 घंटे लेट थी। उसने इन्फॉर्म किया एनटीए को कि सर मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरी गाड़ी 7 घंटे लेट हो गई है। तो एनटीए की तरफ से कहा जाता है कि 4:01 पे भी आओगे तो हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। अब ये बात सुन करके वो कैंडिडेट जो है वो कानपुर उतर जाता है कि मैं दिल्ली फिर करने क्या जा रहा हूँ। वो वहाँ से लौटने लगता है, पर एनटीए की तरफ से फिर से 3 बजे उसको कॉल जाता है और उसको कहा जाता है कि एक काम करिए, आप 1 मई को आ जाइए, आपका इंटरव्यू ले लेंगे 1 मई को। अच्छा, ये सब एनटीए कॉल पे कर रहा है। हाँ, ये कॉल पे हो रही है और बस इसकी इंटीमेशन लेकिन उसको ईमेल में दिया जाता है। 30 अप्रैल की जो शेड्यूल हुई है उसकी इंटीमेशन उसको ईमेल में दिया गया है, और ये सीनियर डायरेक्टर की तरफ से गया है जो उसको ईमेल गया है। तो उसको विश्वास नहीं रह गया, ये सारी बहुत, वो ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहा था अप एंड डाउन, परेशान हो गया था वो। तो वो फाइनली वो घर जाने का ही निर्णय लेता है, क्योंकि वो रास्ते में था, मुश्किल था कि वो उतर के वापस दिल्ली आए। तो कुल मिलाकर के होता क्या है कि एनटीए की इस लापरवाही की वजह से उस कैंडिडेट का इंटरव्यू भी रह जाता है। हमने अभी तक बताया कि किस तरह से एनटीए की लापरवाही से प्रीलिम्स में बच्चे छूट जाते हैं, किस तरह से एनटीए की ही लापरवाही से मेंस में बच्चे छूट जाते हैं, और इनकी ही लापरवाही से अब तक हमारी जानकारी में एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका इंटरव्यू छूट जाता है। हर जगह, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस एनटीए में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। पहले हमें लगा कि ये ह्यूमन एरर है, पर अब लगता है कि ये डेलिबरेटली है। क्यों किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये तो जवाब एनटीए ही देगी, पर हमें लगता है कि कुछ जो है हमारी जानकारी में नहीं है, वो बहुत बड़ा गड़बड़ है पूरे एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस पे हमने जो पिटीशन डाला है उसमें हम चाहते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले तो वो इस रिक्रूटमेंट पे स्टे लगाएं, और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो हो एनटीए के अगेंस्ट हो, और आगे जब इसका एग्जाम हो, फ्रेश एग्जामिनेशन, तो वो कोई और कराए, कोई क्रेडिबल बॉडी जैसे यूपीएससी करवाए, क्योंकि हमें लगता है कि एनटीए इस तरह के एग्ज़ाम लेने के लिए कैपेबल नहीं है। और ये बात हकीकत इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये पहली बार है जो एनटीए ने हमारे इस तरह का एग्ज़ाम इन्होंने करवाया है। इससे पहले इन्होंने इस तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं करवाया। ये JEE नीट के एग्ज़ाम लेते थे, पर इस तरह से गैजेटेड पोस्ट के लिए जहाँ पे 3 फेज में एग्जामिनेशन होना है, जहाँ पे इंटरव्यू भी इनको लेना है, ये पहली बार था इनके
इनके क्योंकि लिए। एग्ज़ाम मतलब इससे पहले भी QCI कराती तो पहली बार NTA को दिया गया, तो ये भी। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं ये कह रही हूँ कि जो कैंडिडेट का 28 मार्च को एग्ज़ाम लिया गया था, तो उन्होंने जो फर्स्ट अपना मेंस का एग्ज़ाम दिया था वो 25 जनवरी को दिया था। देन उनको जो कॉल आया है कि उनका आंसर शीट खो गया है, वो 24 मार्च को आया है और 26 मार्च को रिजल्ट आ गया, अनाउंस हो गया है। तो हाँ, तो मतलब सवाल ये है कि उनको 2 महीने बाद क्यों याद आया कि उनकी आंसर शीट खो गई है। NTA को ये 2 महीने बाद याद आया है कि आंसर शीट खो गई है, ये पहले क्यों नहीं उनको बताया गया? हालांकि हम जब किसी भी कॉलेज लेवल का भी एग्ज़ाम देते हैं तो जब तक एग्जामिनर हमें बाहर नहीं जाने देता, जब तक आंसर शीट वो काउंट ना कर ले, तो NTA एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकती है कि किसी कैंडिडेट का आंसर शीट खो देती है, देन 2 महीने बाद उनको याद आता है और तब वो इन्फॉर्म करती है कि आपका आंसर शीट खो गया है। और फिर उनसे जो एग्ज़ाम लिखवाया जाता है वो 28 मार्च को रिज़ल्ट आने के बाद, मेंस के रिज़ल्ट आने के बाद लिखवाया जाता है। तो ये सर, और वो भी कॉल पे, तो सर ये सब चीज़ें किस तरीके से हम कह सकते हैं कि अच्छे मैनर में हो रही है? हाँ, मतलब आप लोग का सीधा आरोप यही है कि NTA की गड़बड़ी। हाँ, हमने मतलब एजेंसी में अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देखते हम, या अगर दोबारा ये एग्जाम करवाते हैं तो हमें कोई उम्मीद नहीं कि ये दोबारा सही से करा पाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में जब गलती हुई थी, कोर्ट का फटकार इनको लगा था 13 मार्च को, इसके बावजूद जब ढंग से ये इंटरव्यू में भी वो गलती अगर कर रहे हैं, एग्जाम कहीं नहीं करा पा रहे हैं, तो ये साबित करती है, इनकी ये सारी जो एक्शंस हैं वो साबित करती हैं कि NTA या तो इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह के एग्जाम करवाने में, या उनके बस का नहीं है। सो बोल रहे थे सर, ना तो इसमें कोई मॉक टेस्ट पेपर कुछ भी नहीं दिया गया, ना कोई मॉडल पेपर था, ना कुछ था। बच्चों को कोई आइडिया नहीं कैसा कुछ आने वाला है पेपर। जो एक मेंस पेपर 2 है सर, उसमें आई थिंक 10वीं के बच्चों के लिए भी वो क्वेश्चंस नहीं आते। फिलिंग द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग्स, फुल फॉर्म बता दो, ये क्वेश्चन मेंस का पूछने लग रहे हैं सर। वो इतनी बड़ी जॉब का एग्ज़ाम है सर, ये थोड़ा तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप थोड़ा तो कुछ ऐसा हो, क्रेडिबल हो, बंदा जो मेहनत करे उसको लगे कि हाँ भाई इसी जॉब के लिए मैं मेहनत की है, और वैसे एग्ज़ाम भी और वैसी चीज़ें भी हुई है। एग्ज़ाम भी ले लिया सर। अभी उन्होंने खुद एडमिट किया है कि जो भी कॉपीज़ है ना सर, वो डिजिटली चेक हुई है, डिजिटली चेक हुई है। अब वो नहीं बताया कि कैसे क्या है, कि डिजिटली उन्होंने कैसे चेक करवाई है, क्यों करवाई है। भाई इतनी भी जल्दी क्या है? जब आप रिटर्न में ले सकते हो कॉपीज, तो रिटर्न में चेक करवा लो। रिटर्न में चेक करने से जो कैंडिडेट है, हजारों फैक्टर से जो एडिशनल ऐड होते हैं। आप बहुत सारी स्टडीज़ भी है, रिसर्च भी है कि आप स्क्रीन पे उतनी अच्छे से एसोसिएशन नहीं हो पाती एक एग्जामिनर और एक जो भी कॉपी है, जब जो कि आप एक फिजिकल फॉर्म में ले सकते हो। एक उसमें इन्होंने डिजिटली चेक करवाई है सर, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। फिर इन्होंने सर एक पेपर के जो भी स्टैंडर्ड रखे हैं, वो जो भी रख लिया सर, ठीक है, उसको ही आप मतलब सेम पेपर है वही उन्होंने 5 फरवरी को लिया है, 25 जनवरी को भी लिया है। जो इन्होंने जवाब दिया है हमें रिप्रेजेंटेशन का, उसमें उन्होंने माना है कि हम कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। जब आप 25 जनवरी और 5 फरवरी को एग्जाम ले रहे हो और आप कोई नॉर्मलाइजेशन, अगर बाई चांस, पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, अगर ऐसा हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन तो बनता है। बार ले रहे हो या किसी भी एग्जाम में आपको 2 सेट है, उसको कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। अब आप कुछ भी रीजंस दे के, कुछ रीजंस दे भी नहीं रहे वो, और आप नहीं कर रही ये चीज़ें। इतना बड़ा एग्जाम है जो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी या एक पूरे परिवार की, एक पूरे गाँव की भी पूरा दशा बदल सकता है, दिशा और दशा। उसमें आप जहाँ पे एक मार्क्स मैटर करता है, वहाँ पे आप अपना कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं ले रहे। करेक्टिव ही स्टेप ले लो, प्रिवेंटिव ना लो तो कम से कम करेक्टिव ही ले लो। क्योर करना और वो करना तो बहुत बाद की चीज़ है। पहली बात तो गलती होनी ही नहीं चाहिए सर इतने बड़े एग्जाम। लेकिन और उससे बड़ी बात ये है कि अगर मार्किंग स्कीम में दिक्कत हो रही है और आप पर्सनली कॉल करके दोबारा मेंस दिलवा रहे हो, तो वो सारे एक इशू हैं। तो ये जो इसमें हम चाहेंगे कि सिर्फ ये हम कोर्ट के भरोसे क्यों बैठे। हम कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। अगर ये फेयर तरीके से एग्जाम होता, रिजल्ट पे हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हमारा सवाल पूरे प्रोसेस पे है। हम इसमें ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद से इन्वॉल्व हैं। ये मामला हमारा नीट से पहले का है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, पर हम नंबर्स में बहुत कम हैं। कैंडिडेट्स 1 लाख भी नहीं है इसको अप्लाई करने वाले, 90,000 के करीब हैं। इसलिए ये मुद्दा पब्लिक में नहीं है। तो इससे हमें ये सवाल सिर्फ मतलब NTA से नहीं है, बल्कि ये कंसर्न्ड मिनिस्ट्री से भी है कि वो इसमें अपना इंटरवेंशन दें।
उन्हें मतलब हमारी दरख्वास्त होगी, हमारी गुजारिश होगी, अनुरोध होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसमें खुद से एक्शन ले कि एनटीए में एक जांच बिठाएं कि अगर इस तरह से हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर वो जवाब देने को तैयार हैं और वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री है तो शायद हमें भी समझ में आएगा कि हो सकता है ये सारी लेजिटिमेट हो। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है ना सर, हमें शौक है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, हम केस में कब तक उलझे रहेंगे। तो ये कोर्ट तो हम मजबूरी में गए हैं, हम चाहते हैं कि इसमें हमारी गवर्नमेंट भी हमारी सुने और वो खुद से इसके लिए एक्शन लें। तो सवाल प्रोसेस पे है, सवाल ट्रांसपेरेंसी पे है और सवाल एनटीए के काम करने के तरीके पर उठ रहा है। और ये स्टूडेंट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की इस पोस्ट का एग्ज़ाम था जिसको लेकर इशू खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सारे आरोप हैं, तो इस पर एनटीए को देखना चाहिए और मतलब जो भी है इन लोग की व्यथा सुननी चाहिए। मेरा नाम प्रशांत है और आपके लिए वीडियो शूट किया था मेरे साथी हनी ने। धन्यवाद।